नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। जो आज की क्लास में हम जानेंगे। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को जो है कंप्लीट किया था और उसके बाद जो है पूर्वी घाट पर्वत को स्टार्ट किया था और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में अच्छे से हमने जाना था। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में हमने अच्छे से जो है जाना था। तो अब यदि हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की, तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक था। गोवा से होकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जो कि इस पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांट करने का काम करती है, जिसमें उत्तर वाला भाग उत्तरी सह्याद्री कहलाया था और दक्षिण वाला भाग जो है दक्षिणी सह्याद्री कहलाया था। जिसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी कलसुवई, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और इसकी हाइट कितनी थी 1646 मीटर से लेकर 1648 मीटर तक थी। साथ ही दक्षिणी सह्याद्री की हम बात करते हैं तो ये जो है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में, और साथ ही इसकी हाइट कितनी 1894 मीटर थी। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है, जिसकी हाईएस्ट पीक थी दोदा बेट्टा। साथ ही यहाँ पे टोडा जनजाति भी निवास करती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पूर्वी घाट पर्वत को जो है स्टार्ट किया था। पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है कटा छटा पर्वत है, जिसको नदियों के द्वारा जो है काट छाट दिया गया है। और साथ ही दोस्तों यदि बात करते हैं तो इसका विस्तार जो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। राज्य वाई पूछा जाएगा तो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है। साथ ही जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 900 से लेकर 1100 मीटर पूर्वी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई है। और किसी भी मुख्य नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट पर्वत से नहीं होता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। जैसे आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ी जो पड़ती हैं, जैसे नल्ला मलाई हो गई, बेनुकोंडा, पालकोंडा। साथ ही दोस्तों पालकोंडा हो गई, नगारी हो गई, शेषाचलम हो गई। तो ये पांचों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में थी। जबकि तमिलनाडु में सेवरोई थी, जवादी थी, पंचमलाई, सिरूमलाई, साथ ही दोस्तों पालनी और वरुसनाथ, ये 6 पहाड़ियाँ तमिलनाडु में थी। जिसमें कैसे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई ये केरल में थी। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर थी। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में थी। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पे थी, झारखंड में थी। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। अब दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ था। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है इसका निर्माण। तो आपने देखा होगा जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती है, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर वगैरह। तो इसी प्रकार जो है ये 3 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनके द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया गया है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। अब इसके विस्तार की हम बात कर लेते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ये सारा उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है। अब आपको दिख रहा होगा कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विस्तार की। तो राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसको जो है हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं जिसको हम बांट कर पढ़ते हैं? तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में जो है हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांट कर हम पढ़ते हैं। तो आप दोस्तों यदि हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत आप सभी को पता है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली श्रेणी महान हिमालय, दूसरी लघु या मध्य हिमालय, तीसरी है शिवालिक हिमालय। और ये है दोस्तों तीसरी श्रेणी ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। क्या है दोस्तों? ये है शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ बहती हैं तो शिवालिक हिमालय अभी जो है नया पर्वत है, यानी नवीनतम श्रेणी है, तो इसकी चट्टानें मुलायम हैं। तो जब नदियाँ जो है शिवालिक हिमालय से बहती हैं तो इसको जो है काट छाट देती हैं और इसके अवसाद को जो है अपने साथ बहा कर ले आती हैं। और ये जो है मोटे मोटे पत्थरों को अपने साथ जो है बहा कर ले आती हैं, लेकिन इन मोटे मोटे पत्थरों को जो है ज़्यादा दूर तक बहा कर नहीं ले जा पाती हैं। तो इसीलिए जो है इनको एक जगह इकट्ठा कर देती है और नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में। और साथ ही यहाँ पर खेती योग्य करने लायक भूमि जो है नहीं होती है, ना ही यहाँ पे जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है, बल्कि वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। अब आते हैं दोस्तों दूसरा है तराई क्षेत्र। ये जो ग्रीन वाला है इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या? यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में जो है नदियाँ बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। यह जो है दलदली व तराई वाला क्षेत्र जो है होता है। अब यहाँ पर जो है खेती करने योग्य है, उपयुक्त तो माना जाता है इस क्षेत्र को, और साथ ही यहाँ पे जो है घनी वनस्पति भी पाई जाती है। अब आते हैं बांगर क्षेत्र की। बांगर क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यह जो है नदी बेसिन के दूर पाया जाता है, यानी यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन के दूर जो है पाया जाता है बांगर क्षेत्र। आपने देखा होगा जब कोई भी नदी बहती है तो पहले क्या होता था, नदियों में जो है भयंकर बाढ़ आया करती थी। जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता था वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती थी, तो उस क्षेत्र को जो है दोस्तों खादर क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं जाता था उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता था, क्योंकि बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी। पहले वहाँ पे बाढ़ आती होगी लेकिन अब नहीं आती, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो येलो कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम खादर क्षेत्र, यानी यहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है हर साल, तो इसलिए इसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। और खादर क्षेत्र जो है बांगर क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है कृषि के लिए, यानी खेती के लिए। अब इन क्षेत्रों को अब एक एक करके अच्छे से हम इनकी थ्योरी लिखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भाबर क्षेत्र, यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई है भाबर क्षेत्र की। इस क्षेत्र की नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं, तो दिखना बंद हो जाती हैं। यहाँ पर जो है खेती नहीं होती है। तो दोस्तों जो शिवालिक यानी भाबर क्षेत्र है इस क्षेत्र में खेती जो है नहीं होती है। तो ये आपको सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तो तराई क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है, यानी जो तराई क्षेत्र है यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती, यानी जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से लेकर 30 किलोमीटर है। जो तराई क्षेत्र है इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 20 से लेकर 30 किलोमीटर। यहाँ पर नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे नदियाँ पुनः यानी दोबारा जो है दृश्यमान हो जाती हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन सा क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, तराई क्षेत्र माना जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे बांगर क्षेत्र की। यह क्षेत्र नदी बेसिन के दूर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, यानी जो बांगर क्षेत्र है यह क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए कम उपयुक्त होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे खादर क्षेत्र की।
खादर क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि या खेती के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है। यानी जो खादर क्षेत्र है यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, कृषि एवं खेती के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान का टॉपिक दोस्तों हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आज का अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप, एलिफेंटा है, सोलसेट द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है। तो दोस्तों ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। यानी ये है दोस्तों ज़मीन, इसके ये है नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। तो चारों तरफ से जो है यानी इधर भी जल है, ये इधर भी जल है, इधर भी जल और इधर भी जल। तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है भूमि, चारों तरफ से जो है जल से जो है घिरा होता है, उसी को द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। ये महासागर, सागर, झीलें में, नदियों में जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने बनाया प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है दोस्तों, ये है प्रायद्वीपीय भारत का मैप। अब दोस्तों भारत के पश्चिम में और पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और ये जो द्वीप बने हुए हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, और ये जो बिंदे बिंदे दिखाई दे रहे हैं ये जो है लक्षद्वीप समूह का मैप है, जो कि अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप समूह। और भारत के साउथ यानी दक्षिण में क्या है, भारत के साउथ यानी दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्या, इंडियन ओशियन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर की पूर्वी शाखा, और अरब सागर हिंद महासागर की पश्चिमी शाखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द्वीप यानी आइलैंड की। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। द्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। ये महासागर, सागर, झीलें एवं नदियों में जो है पाए जाते हैं। अब ये दोस्तों दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत इसको हम कहते हैं। ये जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप बना हुआ है। तो ये है दोस्तों कोको द्वीप, जो कि म्यांमार में पड़ता है, कोको द्वीप। ये है लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। और ये है उत्तरी अंडमान द्वीप। अब कोको द्वीप पे उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच है ये पानी का एक पतला सा रास्ता है। इसको क्या कहा जाता है, कोको जल संधि कहा जाता है। कोको जल संधि यानी जल संधि चैनल वगैरह का काम क्या होता है, यानी भूमि से भूमि को अलग करने का काम होता है और पानी से पानी को जोड़ने का काम होता है। यानी एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय को जोड़ने का काम होता है जल संधियों का, और भूमि से भूमि को अलग करने का काम। अब दोस्तों उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर दक्षिणी अंडमान है, फिर लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के नीचे जो है पड़ता है डंकन पास। तो डंकन पास की यदि बात करेंगे तो ये दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। फिर दोस्तों लघु अंडमान के नीचे एक कार निकोबार है। कार निकोबार व लघु अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फिर लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये है नारकोंडम द्वीप, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी मृत ज्वालामुखी है, जिससे वर्तमान में कोई भी लावा मैग्मा नहीं निकलता है। ये है बैरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जिससे वर्तमान में भी लावा मैग्मा निकल रहा है। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रोस द्वीप ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।